हाय एवरीवन, दिस इज़ मी निधि गुप्ता, योर इंग्लिश कोच। कैसे हैं सब लोग? सभी आज हम लोग ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी आर together. What a lovely message this chapter has, and one of the favorite chapters of mine, of course. बहुत सारे बच्चों ने मेरे को ये बोला कि मैम ये वीडियो बना दो इस चैप्टर का, बिकॉज आई अंडरस्टैंड ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, थोड़ा सा डिफरेंट है और इसकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी एडवांस्ड है, राइट? बट आपको समझना रहेगा ये आपके बाकी के चैप्टर्स जैसा नहीं है। आप इसको एक ट्रैवलॉग की तरह पढ़ सकते हैं। क्या होता है ट्रैवलॉग? जब आप किसी जर्नी के बारे में पढ़ते हैं, किसी पर्सन ने एक प्लेस से स्टार्ट किया, दूसरी प्लेस तक वो गया, तो उसने कैसा एक्सपीरियंस किया, क्या क्या फील हुआ उसको, क्या क्या प्रॉब्लम्स थे जो उसने फेस किए, कैसे उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम किया, क्या क्या मेजरमेंट्स लिए, एवरीथिंग। अगर आप ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे किसी स्टोरी में तो उसको आप ट्रैवलॉग भी बोल सकते हैं। तो वही इस चैप्टर में आप पढ़ने वाले हो। एक नॉर्मल स्टोरी नहीं है, ये एक शिप वॉयेज की स्टोरी। आप पर देख सकते हो ऑलरेडी शिप, इसको देख के आपको समझ आ गया होगा। एक शिप वॉयेज मतलब शिप के थ्रू, पानी के अंदर, पानी के ऊपर अगर आप कोई वॉयेज ट्रैवल करते हैं तो उसको हम शिप वॉयेज बोल सकते हैं या वॉयेज ट्रैवलॉग बोल सकते हैं, राइट? सो ये बेसिकली उसी की स्टोरी है। अब आपको समझना रहेगा कि ऐसे जो चैप्टर्स होते हैं उसमें माइन्यूट डिटेल्स बहुत सारी होंगी, राइट? बहुत सारे न्यू वर्ड्स होंगे जो आपने नहीं सुने हैं। बट हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको एज अ स्टोरी समझने वाले हैं आज। इसके अलावा हम लोग इसके कीवर्ड्स को समझेंगे सो दैट वी कैन राइट द आंसर्स प्रॉपरली। जहाँ आंसर्स के लिए जो जो पॉइंट्स की ज़रूरत है, जो व्हाट डू वी से, जो टर्म्स की ज़रूरत है वो हम लोग पढ़ लेंगे, जिससे कि हम अपने आंसर्स लिख सकें, राइट? एंड लेटर ऑन एट द एंड ऑफ द वीडियो हम लोग करेंगे अपने क्वेश्चन आंसर्स। तो फिर आपके लिए जो चैप्टर है वो क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। वन शॉट वीडियो है, मतलब आज के चैप्टर में ही, आज के वीडियो में ही आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाने वाला है। क्लियर हो गया? ऑलराइट, चैप्टर का नाम क्या है? वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी आर टुगेदर। तो क्या पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में? हमको ये बताया जा रहा है कि भाई आप और मैं कभी सी वॉयेज पे जाते हैं, वर्ल्ड का चक्कर लगाने जाते हैं अगर, तो हमको क्या क्या करना है, कैसे कैसे प्रैक्टिस करनी है, ये सारी चीज़ें बता रहे हैं क्या? नहीं, दिस इज़ नॉट द मैसेज दैट यू आर गेटिंग। इट्स नॉट अबाउट द ट्रैवल, इट्स एक्चुअली अबाउट द सपोर्ट, द इमोशनल मेंटल सपोर्ट दैट वी गेट फ्रॉम आवर फैमिली, फ्रॉम आवर फ्रेंड्स, फ्रॉम आवर सपोर्टिंग क्रू, राइट? जैसे इसमें जो एक बिजनेसमैन होता है, 37 ईयर्स ओल्ड बिजनेसमैन है, वो डिसाइड करता है कि मैं क्या करने वाला हूँ, एक वर्ल्ड का चक्कर लगाने वाला हूँ। तो उस वर्ल्ड का एक राउंड लगाने में, इस वॉयेज में उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। ऑलमोस्ट ऐसी सिचुएशन आ जाती है दैट ही इज़ अबाउट टू डाई, मरने वाला होता है। लेकिन बाद में उसको रियलाइज़ होता है दैट इफ़ वी आर टुगेदर, अगर हम साथ हैं, हमारी फैमिली हमारे साथ है, हमारे बच्चे हमारे साथ हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम हो हमारी लाइफ में, वी आर नॉट गोइंग टू डाई, हम मरने नहीं वाले हैं। तो इसको मरने से ना लेके, अगर हम नॉर्मली भी सोचें कि अगर कितनी भी डिफ़िकल्टीज़ हमारी लाइफ में आ जाए, लेकिन हमारे पास में फ्रेंड्स का, फैमिली का, रिलेटिव्स का सपोर्ट होता है, अपने अंदर भी एक स्ट्रॉन्ग विल होनी चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, तो कुछ भी आपका नहीं बिगड़ेगा, कुछ भी ख़राब आपके साथ में नहीं होगा। यू आर एनी हाउ गोइंग टू ओवरकम दैट प्रॉब्लम और दैट सिचुएशन। तो ये ब्यूटीफुल सा मैसेज आपको इस चैप्टर में डेफिनेटली मिलने वाला है, ठीक है? तो अभी क्या करते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाली हूँ चैप्टर से रिलेटेड, जिसके थ्रू आप अपने आंसर्स लिख सकते हैं, एंड स्टोरी तो आपको डेफिनेटली समझ आ ही जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी है 37 ईयर्स ओल्ड बिजनेसमैन की, और यही हमारा नैरेटर भी है। नैरेटर कौन होता है? जो स्टोरी आपको सुनाता है। तो ये जो स्टोरी है आप सुन रहे हैं एक नैरेटर के थ्रू, और वही नैरेटर शिप का कैप्टन भी है, वो कैप्टन जो डिसाइड करता है एक वर्ल्ड वॉयेज पे जाने के लिए, ठीक है? तो ऑफ कोर्स द स्टोरी इज अबाउट अ 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन हु इज द नैरेटर ऑफ द स्टोरी। नैरेटर भी है ये, ठीक है? यही स्टोरी आपको सुना रहा है बेसिकली। नाउ इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट पर्सन नरेशन, क्योंकि वो बहुत बार आई बोलता है। आई मतलब मैं मतलब द नरेटर, और नरेटर ये स्टोरी सुना रहा है, तो फर्स्ट पर्सन नरेशन में ये स्टोरी आपको सुनाई देगी, ठीक है? नाउ इसके और कैरेक्टर्स भी हैं, वो भी हम लोग देख लेते हैं। देखो, बिजनेसमैन का नाम हमें नहीं बताया है स्टोरी में, तो हमें इसको एज अ कैप्टन बोलना रहेगा या नैरेटर। तो मैं ज़्यादातर इसको या तो नैरेटर बोलूँगी या कैप्टन बोलूँगी। कैरेक्टर्स कौन है इसमें? एक तो इसकी वाइफ है, इसका नाम है मैरी। चिल्ड्रन है इसके, एक है जोनाथन। जोनाथन की जो एज है वो है 6,
एंड बेटी है इसकी सुजैन, उसकी एज है 7। तो एक बेटा है, एक बेटी है, वाइफ है और ये खुद है। तो 4 लोग साथ में अब डिसाइड कर रहे हैं एक वॉयेज पे जाने के लिए। सो यहाँ पे बेसिकली बच्चों का डिसीजन तो नहीं होता है, पेरेंट्स का मेनली होता है। तो पेरेंट्स जो है, मतलब जो कपल है, वो डिज़ायर करते हैं एक वॉयेज अराउंड द वर्ल्ड पे जाने की ऑन देयर शिप। तो ये एक शिप तैयार करते हैं, उस शिप का नाम रखते हैं वेव वॉकर। क्या नाम रखते हैं शिप का? शिप का नाम रखते हैं वेव वॉकर। और इनकी जो जर्नी है वो स्टार्ट होती है जुलाई 1976 में, ठीक है। सो जुलाई 1976 में ये डिसाइड करते हैं एक शिप पे बैठ के, जिसका नाम ये वेव वॉकर रखते हैं, पर्सनलाइज्ड शिप है इन्हीं की, और इस पे बैठ के ये डिसाइड करते हैं वर्ल्ड का चक्कर लगाने के लिए। अब इनको ये जो आइडिया है ये आया कहाँ से? मतलब ऐसे ही तो कभी भी नहीं हो जाएगा। आप अपनी 10th की 11th की पढ़ाई कर रहे हैं और आप एकदम से डिसाइड कर लेते हैं कि नहीं नहीं भाई हम लोग क्या करने वाले हैं ना, शिप पे जाने वाले हैं। ऐसा तो नहीं होता। लेकिन इनके साथ में क्या था, इन्होंने डिसाइड किया कि ये लोग रिपीट करने वाले हैं एक वर्ल्ड वॉयेज मेड बाय कैप्टन जेम्स कुक 200 ईयर्स एगो। तो 200 ईयर्स एगो क्या हुआ था, एक हमारे कैप्टन रहे हैं जिनका नाम है जेम्स कुक। इन्होंने ये जर्नी अकम्प्लिश की थी, राइट, कंप्लीट की थी बेसिकली। और इसी से इंस्पायर होके अब ये दोनों वाइफ एंड हस्बैंड डिसाइड करते हैं कि हम भी सेम एडवेंचर करने वाले हैं अपनी लाइफ में। सो दे डिसाइड टू रिपीट द वर्ल्ड वॉयेज मेड बाय कैप्टन जेम्स। तो ये आपका एक कीवर्ड हो जाता है कि जो कैप्टन जेम्स कुक ने 200 ईयर्स एगो एक जर्नी की थी, वॉयेज किया था, हम भी वही करेंगे। तो मैं जब वॉयेज बोलती हूँ तो आप समझ लो वॉयेज इज़ एक्चुअली द ट्रैवल बाय सी के थ्रू आप करते हैं तो उसको वॉयेज बोल देते हैं, लेकिन ये है क्या, एक जर्नी है, ट्रैवल है, ठीक है। Now, for the past 16 years, they had been spent all their leisure time honing their seafaring skills. ये भी क्या हो गया, एक आपके लिए क्या हो गया, कीवर्ड हो गया। 16 years इन्होंने लगाए हैं इस ट्रेनिंग में, ट्रेन किया है इन्होंने खुद को। और क्या ट्रेन किया है, अपनी होन की है, होन मतलब डेवलप की है और ज़्यादा इम्प्रूव की है अपनी सी फारिंग स्किल्स को। सी फारिंग स्किल्स मतलब अगर आप किसी सी में जाते हैं, किसी वॉयेज पे जाते हैं, तो क्या क्या पैरामीटर्स आपको ध्यान में रखने हैं, कैसे खुद को ट्रेन इन्होंने किया। फॉर एग्जाम्पल आपको शिप का जो व्हील है, स्टीयर्स हैं, वो चलाने आने चाहिए, नेविगेशन करना आना चाहिए, चार्ट देखना आना चाहिए, वर्ल्ड का जो चार्ट है बेसिकली कौन से सी में है, वहाँ से किधर जाना है, क्योंकि उसका नेविगेशन तो अलग हो गया ना, रोड्स तो बने हुए हैं नहीं, ओपन सी है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। स्टॉर्म एकदम से आ जाएगा तो आपको कैसे जो स्टॉर्म जिब होता है उसको डाउन करना है, या बॉडी पार्ट्स आपको हैच कहाँ है हमारी शिप में, कैसे उसको यूटिलाइज कर सकते हैं नीचे ऊपर जाने के लिए। जो लाइफ ड्रिल्स होती हैं बेसिकली, जो राफ्ट ड्रिल्स होती हैं, अगर शिप डूबने वाला है तो बोट्स पे कैसे चढ़ना है, रोप्स के जो नॉट हैं वो कैसे बांधते हैं, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो ये सारी ट्रेनिंग इन्होंने कैसे ली, प्रैक्टिस करी, 16 ईयर्स तक ट्रेन किया खुद को, सो दैट दे कैन गो ऑन दिस शिप वॉयेज, वर्ल्ड का चक्कर लगाने के लिए। नाउ दे आर रेडी। सो फाइनली कब इन्होंने डिसाइड किया, जुलाई 1976 में इन्होंने अपना वर्ल्ड वॉयेज स्टार्ट किया, पहले दिन जुलाई में इनका था। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो देखो यहाँ जो मेन कीवर्ड्स थे मैं आपको बता चुकी हूँ। द कपल डिजायर्ड ऑफ अ वॉयेज अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। एक इन्होंने यहाँ पे कीवर्ड आप ले लो, वेव वॉकर का नाम याद रखना, जुलाई 1976 में स्टार्ट हुआ था, ये याद रखना। 16 ईयर्स इन्होंने लगा दिए थे होनिंग देयर सी फारिंग स्किल्स, सी में जाने के लिए, वॉयेज में जाने के लिए जो जो स्किल्स की ज़रूरत है उनको प्रैक्टिस करने के लिए, खुद को ट्रेन करने के लिए इन्होंने 16 ईयर्स स्पेंड किए। दे डिसाइडेड टू रिपीट द वर्ल्ड वॉयेज मेड बाई कैप्टन जेम्स कुक 200 ईयर्स एगो। 200 ईयर्स एगो कैप्टन जेम्स कुक ने जो वॉयेज की थी उसको इनको रिपीट करना था, इसीलिए इन्होंने इस इंसिडेंट से इंस्पायर होकर इन्होंने डिसाइड किया। चैप्टर में इसको बोलते हैं डुप्लीकेट करना, डुप्लीकेट मतलब रिपीट करना, सेम कॉपी करना जो ऑलरेडी कोई कर चुका है, तो वही इन्होंने भी करना स्टार्ट किया, ठीक है। बिजनेसमैन 37 ईयर्स ओल्ड है, ये भी आपको पता होना चाहिए, और नैरेटर है हमारी स्टोरी का, ये भी पता होना चाहिए। कैरेक्टर में वाइफ का नाम पता होना चाहिए, जोनाथन का पता होना चाहिए, सुजैन का। एज नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, अब वैसे तो याद हो ही गई होगी। जोनाथन की 6 है, सुजैन की 7 है। क्लियर हो गया भाई? चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, द फैमिली सेट फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड। तो मैंने आपको बताया था जुलाई 1976 में इन्होंने स्टार्ट की है जर्नी। तो ये कब स्टार्ट हुई है, ये द फैमिली सेट सेल फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड, प्लाईमाउथ इंग्लैंड से, इंग्लैंड के जो जगह है इंग्लैंड में प्लाईमाउथ नाम से, वहाँ से इन्होंने अपनी जर्नी को क्या किया,
स्टार्ट कर दिया है। अब ये क्या कर रहे हैं, जो नरेटर है हमको अपनी बोट के बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन देता है कि एग्जैक्टली उसने जो शिप है अपनी वो कैसे बनवाई है। सो पहले वो बताते हैं इसका नाम है वेव वॉकर, मेरी जो शिप है उसका नाम मैंने वेव वॉकर रखा है। ये 23 मीटर लॉन्ग है, लंबाई बहुत ज़्यादा है। कितनी है? 23 मीटर, बहुत ज़्यादा होता है 23 मीटर। ऑब्वियसली आप इमेजिन कर सकते हैं किसी भी शिप को जो आपने देखी होगी या मूवीज़ में तो एटलीस्ट देखी होगी, जैसे एक बहुत अच्छी फेमस मूवी हम लोगों के पास में रही है, उसका नाम है टाइटैनिक। देखी है ना, हॉलीवुड मूवी है। तो आप थोड़ी सिचुएशन सिमिलर है इसमें और उसमें, वहाँ तो बहुत सारे लोग थे। ये फैमिली की स्टोरी है, 4 लोगों की स्टोरी है, तो थोड़ा बहुत विजुअलाइज आप कर सकते हैं उस मूवी को। तो 23 मीटर लॉन्ग शिप है इनकी। 30 टन वुडन हल्ड शिप है ये, मतलब हल मतलब बॉडी, जो बॉडी होती है शिप की वो किसकी है? वुड की है, ठीक है। और इसका जो वेट है वो कितना है? 30 टन है। 30 टन की शिप है ये, इसका जो वेट है वो बहुत हैवी शिप है। और इस शिप को स्पेशली बनाया गया है, प्रोफेशनली बिल्ट फॉर द रफेस्ट वेदर। तो ये जो शिप है ऐसी वैसी शिप नहीं है, ये स्पेशल वॉयेज के लिए बनाई गई है। शिप्स हमेशा सारी सेम नहीं होती हैं। अगर आपको पता है कि आपको किसी ऐसे वॉयेज में जाना पड़ सकता है या किसी ऐसे ओशन में जाना पड़ सकता है जहाँ तूफान आ सकता है, तो वहाँ पर वेल इक्विप्ड शिप्स को तैयार किया जाता है। जैसे आपके शिप के अंदर सब होगा, पंपिंग के लिए पंप्स होंगे, पानी अगर भर जाता है तो कैसे करना है, लाइफ जैकेट्स रखे होंगे। इनफैक्ट आपने अगर टाइटैनिक देखी है तो उसमें भी आप नोटिस करोगे जब शिप डूबने वाला होता है तो लोगों को शिप से बाहर निकाला जाता है बोट्स के थ्रू। तो वो बोट्स रखने पड़ते हैं पहले से ही कि इन केस ऐसी सिचुएशन आ जाए कि शिप डूब रहा है तो उन बोट्स में बैठ के लोगों को बचाया जा सकता है, राइट। तो ये भी एक पैरामीटर होता है या सेफ्टी ड्रिल जिसको बोल सकते हैं, ये चीज़ें ध्यान में रखी जाती है। तो इस शिप को भी वैसे ही तैयार किया गया था, सारी चीज़ों का ध्यान में रख के, ठीक है। नाउ अब ये बोलते हैं कि भाई हमारी जो जर्नी है वो स्टार्ट हुई थी, उसका जो पहला सेगमेंट है वो तो बड़ा प्लेजेंटली निकला, बड़ा मज़ा आया हमको। और इस जर्नी में ये कहाँ गए थे? वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका से केप टाउन तक गए थे। अफ्रीका से केप टाउन तक की जर्नी इन्होंने क्या की थी? पार करनी थी। और ये बहुत प्लेजेंटली हुई, बड़ी खुशी हुई। या बोलते हैं कि हमारा फर्स्ट लेग था। फर्स्ट लेग मतलब फर्स्ट सेगमेंट था। फर्स्ट लेग चैप्टर में लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है फर्स्ट सेगमेंट। एक हिस्सा हमारी जर्नी का बड़ा अच्छा निकला। तो हमारी पूरी जर्नी थी वो 3 इयर्स की थी और इसमें हमें कवर करना था कितना? 1,05,000 किलोमीटर की जर्नी हमको, डिस्टेंस हमको कवर करना था, जिसमें से जो पहला वाला पार्ट था वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका से केप टाउन तक का, वो हमने इजीली पास कर लिया था। और जो नरेटर है वो बोलता है बड़ा कॉन्फिडेंस भी था मेरे को और बड़ा हैप्पी भी था मैं कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं वो स्टार्ट होती हैं इसके बाद में स्टार्ट होती हैं। क्या होता है? अब इनको जाना है ईस्ट, केप टाउन में जब ये हैं, अब यहाँ से इनको ईस्ट जाना है। और जो ईस्ट से ये जो शुरू करेंगे, ईस्ट से जो ये शुरू करेंगे तो ये कहाँ तक पहुँचेंगे? सदर्न इंडियन ओशन में पहुँच जाएंगे। और यही है टफेस्ट वेदर और स्टॉर्म वाला एरिया, जहाँ पे इनको स्टॉर्म्स मिल सकते हैं, बहुत ज़्यादा एट्रोशियस वेदर मिल सकता है। एट्रोशियस मतलब बैड वेदर, ठीक है। ये लिखा हुआ है आपके चैप्टर में, तो वर्ड से डरना नहीं है, मीनिंग पता रखना है हर चीज़ का। एट्रोशियस मतलब बैड वेदर में इनको जाना है। तो इनको पता है कि भाई आगे की जर्नी इजी होने नहीं वाली है, तो ये क्रूमेंस को हायर करते हैं। 2 लोगों को हायर करते हैं। किस किस को करते हैं? नाम आपको पता रहना चाहिए। एक है अमेरिका से, उसका नाम है लैरी विजल, और दूसरा है स्विट्जरलैंड से, उसका नाम है हर्ब सेगलर, ठीक है। तो हर्ब सेगलर और लैरी विजल को ये क्या करते हैं? हायर करते हैं। स्पेलिंग्स लर्न नहीं होंगी, इसीलिए क्या करोगे? हर्ब और लैरी। अमेरिका का लैरी है और स्विट्जरलैंड में भी बस स्विस लिख के, स्विस का कौन है? हर्ब है, ठीक है। तो ये 2 लोगों को हायर करते हैं इन ऑर्डर टू हेल्प देम इन द रफेस्ट सी ऑफ सदर्न इंडियन ओशन। इनको पता है कि सदर्न इंडियन ओशन का जो वेदर है वो कैसा है? रफ है, और इसीलिए उसको क्रॉस करने के लिए ये 2 लोगों को हायर कर लेते हैं। एक का नाम है लैरी, अगेन एक का नाम है हर्ब। क्लियर हो गया? यहाँ तक सब चीज़ें क्लियर चल रही है ना? कीवर्ड्स मैं आपको साथ के साथ देती जा रही हूँ और समझाती जा रही हूँ, सो दैट जब आप आंसर्स लिख रहे हो तो आपको ये पॉइंट्स पता होने चाहिए, ठीक है। कि क्रूमेंस के नाम क्या थे, या फिर जो जर्नी है वो कितनी थी, 3 इयर्स की थी या
सिंपल आपको पता होना चाहिए कि जो डिस्टेंस उनको कवर करना था वो कितना था, 1,05,000 किलोमीटर्स का था, राइट। तो वो भी आपको पता होना चाहिए। वो बोट का नाम क्या था, वेव वॉकर था। ये ना पता हो तो भी चलेगा, वुडन शिप ही होगी ऑलरेडी, लेकिन इतना पता होना चाहिए कि वो प्रोफेशनली बिल्ड थी फॉर द रफेस्ट वेदर। नाउ अब सेकेंड डे ऑफ देयर जर्नी, केप टाउन से निकल गए हैं, पहला दिन हो गया है, दूसरे दिन से ही प्रॉब्लम्स क्या है उनकी शुरू हो जाती हैं। सेकेंड डे ऑन आउट ऑफ केप टाउन दे बिगैन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग विंड्स, जिसको यहाँ पे गेल भी बोलते हैं चैप्टर में। गेल मतलब स्ट्रॉन्ग विंड का ही एक सिनोनिम होता है, चैप्टर में आपको गेल लिखा मिलेगा, ठीक है। तो अब इन्होंने एनकाउंटर करना शुरू कर दिया, प्रॉब्लम्स देखनी शुरू कर दी कि बहुत तेज़ हवा चल रही है। अब ऐसे सी में जब बहुत तेज़ हवा चलती है तो अंदेशा होता है कि तूफान भी आ सकता है। वेव्स जो हैं हवा से क्या होगा, वेव्स और ऊंची ऊंची हो जाएंगी। वेव्स ऊंची हो जाएंगी तो आपकी शिप के अंदर पानी आ सकता है और यहाँ पे प्रॉब्लम्स, अलार्मिंग सिचुएशंस शुरू हो जाती हैं, ठीक है। सो सेकेंड डे ऑन आउट ऑफ केप टाउन दे बिगैन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग विंड्स। इट कंटिन्यूड फॉर नेक्स्ट फ्यू वीक्स। जुलाई में स्टार्ट किया था इन्होंने, तो जुलाई से अगस्त सितंबर अक्टूबर आसपास की बात चल रही है ये, और कई हफ्तों तो क्या होता रहा, वही स्ट्रॉन्ग विंड गेल्स इनको फील होती रही। अब नरेटर बोलते हैं गेल्स डिड नॉट वरी मी, जो स्ट्रॉन्ग विंड्स थी उससे मुझे ज़्यादा डर नहीं लग रहा था, मुझे ज़्यादा डर लग रहा था किससे, वेव्स से, क्योंकि जो वेव्स थी ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी। जो वेव्स थी वो क्या थी, अलार्मिंग थी, स्ट्रॉन्ग थी। वेव्स वर वेरी अलार्मिंग एंड स्ट्रॉन्ग। उनका जो साइज था वो कितना था, इन्होंने लिखा भी है 15 मीटर्स का साइज था, और ये उतना ही ऊंचा है जितने मेरे शिप की ऊंचाई है। मेरी जो शिप है उसके मास्ट तक ऑलरेडी ये वेव्स आ रही थी, थोड़ी और ऊपर आ जाएंगी या थोड़ा सा और तूफान शुरू हो जाएगा तो ये जो वेव्स है वो हो सकता है शिप के अंदर भी आ जाएं और वहीं से अलार्मिंग सिचुएशन शुरू हो जाएंगे। तो गेल उनको इतना ज़्यादा परेशान नहीं कर रही थी, लेकिन जो शिप वेव्स हैं वो नरेटर को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। आगे बढ़े। सो दे सेलिब्रेटेड क्रिसमस एंड न्यू ईयर ईव इन द मिड्स ऑफ बैड वेदर। चैप्टर में लिखा मिलेगा एट्रोशियस वेदर, बहुत ख़राब वेदर था। दिसंबर का टाइम आ गया है, मैंने बोला था ना सितंबर अक्टूबर में चल रहा है, फिर 2-3 वीक्स और निकल गए, ऑलमोस्ट इनका नवंबर दिसंबर का एंड आ गया। अब इन्होंने इस समय क्या सेलिब्रेट किया, इन्होंने सेलिब्रेट किया क्रिसमस और न्यू ईयर। सो क्रिसमस के टाइम पे, न्यू ईयर के टाइम पे वेदर अच्छा नहीं था, बट स्टिल दे फेल्ट लाइक चलो भाई हमारे फेस्टिवल्स हैं, फेस्टिव टाइम चल रहा है तो एंजॉय करते हैं अपना टाइम और आगे का देखते हैं कि क्या करना है। अब सीधे जो स्टोरी है वो जाती है जनवरी 2 पे, जहाँ से एक्चुअल प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, ठीक है। एट डॉन ऑन जनवरी 2, मॉर्निंग में जनवरी 2 के क्या होता है, द वेव्स बिकम स्ट्रॉन्ग। जो वेव्स हैं वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। 15 मीटर्स तक तो इन्होंने वैसे ही बता दिया, इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, शिप के ऊपर तक वेव्स आने लगती हैं। अब ये बोलते हैं कि इस सिचुएशन में हमें समझ आ गया है कि जो स्टॉर्म है वो आने वाला है, ठीक है। ऑलरेडी ऐसी अलार्मिंग सिचुएशन हो जाती है, तो जो कैप्टन है या जो ऑलरेडी सी वॉयेज की प्रैक्टिस कर रहा है, 16 ईयर से ट्रेन हो रहा है, तो उसको अब तक समझ आ गया कि अब क्या होने वाला है, स्टॉर्म आने ही वाला है और हम एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में पहुंचने वाले हैं। तो यहाँ से अब ये मेजरमेंट्स लेना शुरू कर देते हैं, देखना शुरू कर देते हैं कि कैसे कैसे हमको इस रास्ते से एनी हाउ सेफली निकलना है। तो सबसे पहले तो ये अपने शिप की स्पीड कम करते हैं। ऑब्वियसली मौसम ख़राब है तो आप तेज़ नहीं जा सकते, आपको अपनी स्पीड स्लो करनी पड़ेगी। तो ये बोलते हैं कि उस दिन मेरी जो स्पीड है शिप की वो 8 नॉट्स की थी। नॉट्स क्या होता है, एक यूनिट होती है शिप की जो स्पीड है उसको मेजर करने के लिए, तो इसको बोलते हैं माइल्स पर आवर। तो 8 नॉट्स का मतलब हो गया ऑलमोस्ट 9.2 माइल्स पर आवर। जैसे हम किलोमीटर्स में अपनी स्पीड चेक करते हैं कार्स स्कूटर्स की, शिप की जाती है माइल्स पर आवर में। तो उन्होंने देखा कि हमारी जो स्पीड है शिप की वो 8 नॉट्स की है एंड दे डिसाइडेड कि अब हम स्पीड क्या है इसकी कम कर देंगे। तो दे ट्राई टू स्लो द स्पीड डाउन। शिप को इन्होंने क्या किया, स्लो डाउन करने की कोशिश की बाई ड्रॉपिंग स्टॉर्म जिप्स। स्टॉर्म जिप को ड्रॉप किया। जिप क्या होता है, जिससे आपकी स्पीड बढ़ती है बेसिकली, एक कर्टन टाइप का होता है। अगर आप शिप की फ़ोटो देखेंगे तो यहाँ पे ये जो ऐसे लग रही होती है उसको हम लोग जिप बोलते हैं। तो जिप को इन्होंने डाउन किया, नीचे उतारा, जिससे कि जो स्पीड है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। स्पीड कम करने के लिए उन्होंने क्या किया, लैश हैवी मोरिंग रोप इन अक्रॉस दी स्टर्न। स्टर्न क्या होता है, शिप के पीछे का पार्ट होता है। शिप के पीछे वाला जो पार्ट होता है उसको स्टर्न बोलते हैं। तो स्टर्न से एक
लैश किया रोप को, लैश करना मतलब बांधना, लैश मतलब बांधना, टाई करना, टाई किया एक हैवी रोप और उसका जो एंकर है वो नीचे गिरा दिया, जिससे कुल मिला के स्पीड स्लो इनको करनी थी। तो ये तरीके होते हैं शिप को स्लो करने के लिए। बट इट डज नॉट हेल्प मच, किसी भी चीज़ से फ़ायदा नहीं हुआ। जो इन्होंने मूअरिंग मतलब बेसिकली बांधना वहाँ पे रोप को किनारे से, तो किनारे से रोप को नीचे गिराया इन्होंने, हैवी मूअरिंग की, एंकर्स नीचे डाले, जो जिब है उसको नीचे गिराया सो दैट हम स्पीड को कम कर सके। लेकिन जो शिप की स्पीड है वो कम इनकी वजह से नहीं हो रही थी। देन दे डबल लैश्ड एवरीथिंग, मतलब अब देखो शिप तो कम नहीं हो रही है स्पीड, अब उन्होंने और मेजरमेंट्स लेने शुरू कर दिए। अब उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, अपने आप को बचाना कैसे है, तो उन्होंने क्या किया, दे डबल लैश्ड एवरीथिंग, जो भी कुछ इक्विपमेंट्स उनके हैं या जो भी बचने के तरीके हैं वो सारे उन्होंने लेने शुरू कर दिए। लैशिंग मतलब बांधना, अपने आप को उन्होंने बांधा, एवरीथिंग उन्होंने लैश किया, बांधा, डबल तरीके से बांधा। क्या और क्या किया, वेंट थ्रू लाइफ राफ्ट ड्रिल्स। लाइफ ड्राफ्ट ड्रिल्स मतलब बेसिकली उन्होंने क्या किया, जो बोट्स होते हैं ना, मैंने आपको बताया था जिससे आप बच सकते हैं, तो उन्होंने वो सब टेस्ट किया कि कैसे कैसे नीचे उतरना है, अगर शिप डूबेगी तो हमें नहीं डूबना है, तो लाइफ जैकेट्स पहन लिए, है ना। इसी लाइफ जैकेट की वजह से एक्चुअल में वो बचे भी थे, जब वो पानी के नीचे गिरेंगे तो वो बच जाते हैं। और क्या किया, दे डोंट ऑयल स्किन्स, एक शीट होती है ऑयल स्किन की जिससे आप डूबेंगे नहीं, वो भी इन्होंने पहन ली, लाइफ जैकेट्स भी इन्होंने पहन लिए और लाइफ लाइन भी अटैच की, मतलब अपने आप को शिप से बांध दिया कि इन केस ऐसा स्टॉर्म आए और हम पानी से गिर जाएं तो वापस से शिप पे आने के लिए हमें क्या है, एक लाइफ लाइन अटैच होनी चाहिए, एक रोप अटैच होनी चाहिए शिप से, जिससे हम वापस वहां आ सकते हैं। तो ये सारा मेजरमेंट इन्होंने लिया, ठीक है, सब चीज़ें बांध दी रोप से, अपने आप को भी बांध दिया, लाइफ जैकेट्स भी पहन लिए, सब कुछ कर लिया जिससे कि अब अगर स्टॉर्म आता है तो हम सबको बहुत ज़्यादा हिट ना करे और हम बच जाएं और अपनी शिप पे वापस आ जाएं एनीवे, ठीक है। चलो, तो ये सारे मेजरमेंट्स के बाद में अब क्या हुआ, 6 PM पे जब ये लोग वेट कर रहे थे कि ऑलरेडी तूफान आएगा, एक्चुअल में उसका उल्टा हुआ, जिसको ये बोलते हैं ऑमिनस साइलेंस, मतलब एक शांति, तूफान से पहले की शांति, एक उनको ऐसा फील हुआ कि सब कुछ शांत हो गया है, जो विंड है वो ड्रॉप हो गई है, स्लो हो गई है, और जो स्काई था वो इमीडिएटली कैसा हो गया, डार्क हो गया। ये सारे कीवर्ड्स हैं जो आपको यूज़ करने चाहिए, ठीक है, कि मतलब विंड ड्रॉप्ड एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, सिचुएशन बताने के लिए कि एक्चुअल में 2 जनवरी के 6 PM को इवनिंग में क्या हो रहा था। तो साइलेंस हुआ पहले सब कुछ, और जो विंड ड्रॉप है, जो विंड है वो ड्रॉप हो गई, और एक और क्या हुआ था, जो स्काई है वो डार्क हो गया था। क्लियर हो गया। नाउ अभी क्या होता है, वहाँ पे जब नरेटर ऑलरेडी अलार्मिंग सिचुएशन में खड़ा है, सब लोग वेट कर रहे हैं कि स्टॉर्म आएगा तो कैसे कैसे एक्शंस लेने हैं, तभी एकदम से जो नरेटर है उसको एक क्लाउड दिखता है, आसमान में एक क्लाउड दिखता है ब्लैक कलर का, बहुत बड़ा। एक्चुअली वो क्लाउड नहीं होता है, वो वेव होती है, वेव पानी में से, सी में से वेव निकल रही होती है, उसको लगता है आसमान में क्लाउड है। अब आप देखो दोनों में सिमिलैरिटीज इतनी ज़्यादा हैं, इसका मतलब जो सी है उसकी जो वेव है वो बहुत ऊंची है, कि जो नरेटर है उसको वो क्लाउड दिखने लगा, समझ रहे हो। तो जो सी वेव है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा ऊंची है। इतनी देर में नरेटर समझ पाता कि ये जो सी वेव है या क्लाउड है या क्या है, इतनी देर में तो क्या हुआ, वो जो सी वेव ऊपर गई और सीधे शिप के अंदर आ गई। तो पूरी शिप वॉज फ्लडेड, जो हमारी शिप है वो क्या हो गई थी, पूरी फ्लड हो गई थी। सो द नरेटर मिस्टेक्स द ह्यूज सी वेव with a dark black cloud almost twice the length of the other waves। तो इस लाइन को आप लिख ले, कीवर्ड में आपको आंसर में काम आएगी कि जो नरेटर है वो मिस्टेक कर जाता है सी वेव को एक डार्क ब्लैक क्लाउड से, लेकिन वो सी वेव होती है ऑलमोस्ट ट्वाइस ऑफ द अदर वेव्स, बाकी की जो वेव्स थे उससे ऑलमोस्ट ट्वाइस डबल होती है, ठीक है। अब इसको ये टॉरेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टॉरेंट। तूफान ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर, ग्रीन कलर का वाटर था और वाइट कलर का। तब ग्रीन तो ऑलरेडी वाटर का कलर नहीं होता है, लेकिन वो आसमान के कलर की वजह से, स्काई के कलर की वजह से दिखने लगता है, तो ग्रीन और वाइट उसका नाम इन्होंने, कलर उन्होंने दिया है। सो ऐसा पानी था और वो क्या हुआ, ब्रोक ओवर द शिप, शिप के अंदर वो सारा पानी आ गया, एंड
ऐसे में क्योंकि एकदम से पानी आता है, आपको समझ नहीं आएगा आपको क्या करना है, राइट। तो जो राइटर है, सॉरी जो नरेटर है, उसका हेड स्मैश किया किस पे, व्हील के ऊपर, वहीं खड़ा था वो, तो वो स्मैश कर गया। ऑफ कोर्स वो बहुत ज़्यादा डैमेज हुई होगी बॉडी उसकी, एंड ब्लड एंड ऑल उसको डेफिनेटली आया होगा। लेकिन इसके साथ साथ एक मेन और काम हुआ, वो जो नरेटर है वो शिप से निकल के पूरा ओशन में नीचे गिर गया, सी में नीचे गिर गया। अब ऐसी सिचुएशन में अगर उसने जो रस्सी है बांधी हुई थी, जिसको हम लोग लाइफ लाइन अटैच बोलते हैं, अगर वो नहीं बांधी होती तो वो डेफिनेटली पानी में नीचे गिर गया होता, क्योंकि ऐसे ओशन में वापस रिकवर करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन क्योंकि उसने लाइफ जैकेट्स पहन रखे थे, सारे मेजरमेंट्स लिए हुए थे, ऑल्सो अपने आप को शिप से अटैच किया हुआ था, इसीलिए वो वापस से शिप में आ पाया। तो पहले तो उसको लगा कि वो गया, ही एक्सेप्टेड दी अप्रोचिंग डेथ, ये लाइन मिलेगी आपको चैप्टर में कि उसने एक्सेप्ट कर लिया कि अब मेरी डेथ आने वाली है, तो मैं अब डूबने वाला हूँ। सो ही ऑलमोस्ट फेल्ट दैट आई एम गोइंग टू डाई। बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट हो गई थी, तो वो अनकॉन्शियस हो गया था। लेकिन एकदम से क्या हुआ, हिज हेड पॉप्ड आउट ऑफ वाटर, पानी के ऊपर उसका जो हेड है वो आया, उसने सांस ली, एंड ही थॉट कि भाई अब थोड़ा सा करेज गैदर करते हैं और वापस से शिप में चलते हैं। तो वो शिप में फिर से वापस आ गया। सो एट दिस मोमेंट द नरेटर वॉज आउटसाइड द बोट एंड बीनीथ द वाटर ही एक्सेप्टेड हिज अप्रोचिंग डेथ। लकीली हिज हेड पॉप्ड आउट ऑफ वाटर एंड एनी हाउ ही बॉर्डेड द बोट अगेन। वापस से वो शिप पे क्या है, चढ़ गया। नाउ अभी जो राइटर है वो बोलता है, मेरी जो लेफ्ट, जो नरेटर है वो बोलता है, मेरी जो लेफ्ट रिब है वो क्रैक हो गई थी, टूट गई थी उसकी हड्डियाँ, एंड माई माउथ फिल्ड विद ब्लड एंड ब्रोकन टीथ। मेरे दांत भी टूट रहे थे और मेरा फेस, मेरे मुंह के अंदर क्या था, बहुत सारा ब्लड था। ऑफ कोर्स आप एकदम से स्मैश करेंगे अपना हेड कहीं पे, या कोई स्टोम वाली ऐसी सिचुएशन आ जाएगी तो आप नॉर्मल नहीं रहेंगे, कुछ ना कुछ डैमेज तो आपको हुआ ही होगा। और इसको ही नहीं हुआ, इसके बच्चों को भी हुआ है, इसकी वाइफ को भी थोड़ा बहुत डैमेज हुआ है, एंड लैरी एंड जो स्विस लड़का था, डेफिनेटली हर्ब, उनको भी हुआ होगा, बट चैप्टर में उनका मेंशन है नहीं ज़्यादा। मेनली अपने बारे में नरेटर ने बताया है कि इनको क्या क्या प्रॉब्लम हुई थी। नाउ जैसे ही वो बोट पे वापस आते हैं, व्हील को पकड़ लेते हैं, व्हील को पकड़ के उसको स्टीयर करने लगते हैं और देखते हैं कि आगे की सिचुएशन को कंट्रोल कैसे करना है। इतनी ही देर में उनकी वाइफ है जो हैच में से निकल के ऊपर आती है और बोलती हैं, वी आर सिंकिंग, हम डूब रहे हैं, एंड द डेक, जो हमारी डेक्स हैं, दे आर स्मैश्ड। जो हमारी जो शिप का मोस्ट ऑफ द एरिया है वो क्या है, स्मैश हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है। अब एग्जैक्टली पता नहीं है कि आगे करना क्या है। सो वी आर फुल ऑफ वाटर, पानी भर गया है शिप में, शिप डैमेज हो गया है, बहुत सारे होल्स उसमें हो गए हैं, तो पानी अंदर आए जा रहा है। अब जब अंदर आएगा तो ऑब्वियसली शिप फुल ऑफ वाटर हो जाएगा, तो डूबना ही है उसको। तो ये सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए अब क्या करना चाहिए? तो जो नरेटर है वो अपनी वाइफ को सबसे पहले बोलता है, इधर आओ एंड कंट्रोल द व्हील, आप आओ, व्हील को कंट्रोल करो और मैं जाता हूँ नीचे, इंस्पेक्शन करके आता हूँ और देखता हूँ कि एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें हैं जो डैमेज्ड हैं और कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकलना है। तो जो राइटर है, जो नरेटर है, वो फिर से क्या करता है, बोट से अपनी बोट में इंस्पेक्शन के लिए जाता है। सबसे पहले वो देखता है कि लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैड मैन। लैरी और हर्ब क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो क्रूमैन थे, उनका काम था शिप को बचाना, उन्होंने जल्दी जल्दी पंप ढूंढे, और जो पंप ढूंढने के बाद में दे स्टार्टेड पंपिंग आउट, पंप आउट करना शुरू कर दिया उन्होंने सारा पानी जो शिप के अंदर था। पंप आउट करेंगे तो शिप का जो पानी है वो बाहर जाएगा, और धीरे धीरे पानी अगर निकल गया, अगर आप ज़्यादा स्पीड से निकालेंगे तो पानी अगर सारा निकल गया तो आप बच जाएंगे, और अगर ज़्यादा स्पीड से पानी अंदर आया तो आप डूब जाएंगे। तो वो अपना काम कर रहे थे, राइट। दे वर थिंकिंग कि कैसे हमको क्या करना है, सेव करना है। सो समहाउ ही नोटिस, उन्होंने नोटिस किया दैट क्लोथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, टिन्स एंड टॉयज़, वो सब क्या है, पानी में तैर रहे थे, डीप वाटर में तैर रहे थे, और सारा सिचुएशन देख रहे हैं, वो इंस्पेक्ट कर रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है। तो पहले उन्होंने लैरी को देखा, हर्ब को देखा, फिर उन्होंने सारा देखा कि उनका सारा जो सामान है वो सब पानी में तैर रहा है। फिर वो बच्चों के रूम में गए, बच्चों के रूम में गए, वहाँ देखा कि जो स्यू है, उन्होंने पूछा पहले तो, आप दोनों ठीक हो? बच्चों ने बोला हाँ हम ठीक तो हैं, लेकिन स्यू बोलती है कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, माई हेड एक्चुअली हर्ट्स। एंड नरेटर ने नोटिस किया कि उसकी आई के ऊपर बम्प है, मतलब कहीं पे टकरा गया होगा उसका सर, तो बम्प उसको दिखाई दे रहा था उसकी आई के ऊपर। बट नरेटर बोलता है, आई वॉज नॉट टेंस्ड अबाउट हिज
हर प्रेजेंट कंडीशन, बिकॉज मैं एक बिग पिक्चर देख रहा था और मुझे इन सबको यहाँ से बाहर लेके जाना था। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये तो हम लोग फाइनली सॉर्ट आउट कर ही लेंगे बाहर निकल के, लेकिन अभी स्टॉर्म में से बाहर कैसे निकलना है, इस ओशन से एक सेफ एरिया में कैसे जाना है, वो मेरा ज़्यादा बड़ा कंसर्न था। तो मैं चला गया सारे अमेंडमेंट्स करने के लिए। तो मैंने क्या किया, समहाउ आई मैनेज्ड टू मेंड द होल्स बट द प्रॉब्लम बिगेन व्हेन द हैंड पंप स्टार्टेड टू ब्लॉक अप विद डेब्रिस। तो पहले तो इन्होंने क्या किया, वहाँ पे कैनवास था इनके पास में, बेसिकली एक वाटर प्रूफ कैनवास होता है जिससे आप सारे हैच को बंद कर दो, पानी ऊपर ना आए शिप में, और जितने भी होल्स हैं इन्होंने उनको क्लोज करने की कोशिश की। तो सिचुएशन थोड़ी थोड़ी कंट्रोल में इनके आ रही थी, बट इन्होंने नोटिस किया कि जो पंप्स हैं जिनसे लैरी और हर पानी बाहर निकाल रहे हैं, उन पंप्स में ब्लॉकेज होने लगे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे डेब्रीज थे। डेब्रीज क्या होता है, छोटा मोटा कूड़ा करकट जहाँ भी जो भी कुछ दिख रहा होगा वो सब पंप में आने लगा, तो पंप में पानी बाहर निकलना बंद हो गया और वो सारा डेब्रीज तो था पंप के पाइप्स में चला गया। अब वो पंप तो हो गई खराब। नाउ दे स्टार्टेड थिंकिंग कि हमारे पास और कहाँ पंप्स हैं। अब नरेटर ने जब इंस्पेक्ट किया तो उन्होंने पता चला कि जो 2 पंप्स थी वो क्या हो गई हैं, पूरी की पूरी पानी से खराब हो गई हैं, डूब चुकी हैं पानी में, तो वो काम नहीं करेंगी। फाइनली ही रियलाइज कि एक और पंप है। ही फाउंड आउट अनदर इलेक्ट्रिक पंप, एक और पंप है जिससे हेल्प हो सकती है। तो वो वर्कआउट करना शुरू की। चार्ट रूम के नीचे थी, बेसिकली वो अंडर द चार्ट रूम फ्लोर के नीचे थी। तो वहाँ जब वो गए उनको पाइप मिली और इन्होंने इसको अटैच किया। फाइनली जो पंप है वो काम करना शुरू कर दी एंड ही वॉज रिलैक्स्ड। इनको रिलैक्स मिला कि चलो अभी क्या है, पंप से पानी बाहर निकालते जाते हैं और हम बच सकते हैं। अब ये वाली जो एक्टिविटीज़ थी, पंपिंग आउट दी वाटर, ये एंटायर नाइट इनको करनी पड़ी थी उस दिन। सो एंटायर नाइट वी केप्ट पंपिंग द वाटर आउट एंड ट्राई टू कनेक्ट दी हेल्प ऑन रेडियो। 2 चीज़ें थी ऑफकोर्स, एक प्रॉब्लम थी कि पानी ना भर जाए, तो पानी भरने के लिए पंप आउट करना है। दूसरा इन्होंने सोचा चलो रेडियो पे बात करते हैं, हेल्प लेते हैं। लेकिन ये इतने ज़्यादा रिमोट एरिया में फंस चुके थे कि किसी के भी सिग्नल्स कनेक्ट नहीं हो रहे थे। इसको चैप्टर में लिखा गया है दैट वी डिड नॉट गेट एनी रिप्लाई टू आवर मे डे कॉल्स। इमरजेंसी कॉल्स का हमें कोई रिप्लाई नहीं मिला, किसी ने हमारी हेल्प के लिए वहाँ कोई नहीं आया क्योंकि उन पे सिग्नल्स वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे थे दैट वी आर इन एमरजेंसी। ठीक, इतने में क्या होता है, राइटर देख रहा है, सिचुएशंस को टैकल कर रहा है कि मैं कैसे अपनी शिप को बचाऊं, अपने लोगों को बचाऊं। इतनी देर में वहाँ पे कौन आ जाती है, सीयू आ जाती है। सीयू से पूछा जाता है कि तुम परेशान हो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? सीयू बोलती है नहीं नहीं डैड, आई एम ऑल राइट, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट आई वांट यू टू टेक केयर ऑफ द अदर पीपल। शिप से बाहर निकलेंगे, सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो कहीं ना कहीं नरेटर को बड़ी खुशी होती है ये देख के कि जो मेरी बच्ची है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, इसकी इतनी ज़्यादा चोटें हैं लेकिन फिर भी ये अभी अपने बारे में नहीं सोच रही है। शी इज़ थिंकिंग अबाउट ऑल ऑफ अस, तो शी इज़ हैप्पी एज वेल एज द नरेटर इज़। उसको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है, वो बोलते हैं कि नहीं नहीं मुझे इन सबको कैसे भी करके बाहर निकालना है, क्योंकि एक इमोशनल सपोर्ट वहाँ पे उसको दिखने लगता है। तो वो बोलता है कि ठीक है मैं और कोशिश करता हूँ और देखता हूँ कि यहाँ से बाहर कैसे निकलना है। तो जो 2 जनवरी है वो बहुत ख़राब थी, राइट। जनवरी 2 बहुत ख़राब थी, पूरी रात पूरा दिन दे एक्चुअली फेस्ड वेरी एट्रोशियस वेदर और स्टॉर्म भी आया, मरते मरते बचा है नरेटर। फिर आया मॉर्निंग 3rd, राइट। मॉर्निंग 3rd ऑफ जनवरी मॉर्निंग 3rd आया किसका, जनवरी का। जनवरी मॉर्निंग 3rd में इन्होंने क्या किया, 15 आवर्स ऑलरेडी पास हो चुके थे पंपिंग करते करते। जिस दिन उन्होंने पंपिंग शुरू की ना जनवरी 2 को, तब से पंपिंग कर रहे हैं। 15 आवर्स निकल चुके हैं जब उनको वेव ऑफ कोर्स हिट की थी, बट वेव वॉकर वुडंट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ टू रीच ऑस्ट्रेलिया। सो यहाँ पे नरेटर बताते हैं कि 15 घंटे से हम लोग रोटेशन वाइज पंपिंग कर रहे हैं और जो अमेंडमेंट्स हैं वो भी मैंने कर दिए हैं। अब सिचुएशन ऐसी है कि पंप आउट करो और चलते जाओ। लेकिन जो डैमेज हुआ है शिप को, उसके अकॉर्डिंग अब मैं समझ चुका हूँ कि ये शिप ऑस्ट्रेलिया तक तो नहीं जा पाएगी। अब क्या करना पड़ेगा, नेविगेट करना पड़ेगा। आसपास अगर कोई आइलैंड है तो वहाँ पे हमको क्या है, रुकना पड़ेगा उस आइलैंड में। अब ये नेविगेट करते हैं, ठीक है, और डिसाइड करते हैं कि एक स्मॉल आइलैंड है, एक्चुअली 2 डिसाइड करते हैं कि 2 आइलैंड्स तो हमें दिख रहे हैं। अब इन दोनों आइलैंड्स में से हमें क्या करना है, एक आइलैंड पे जाके रुकना है। सो उनको एक मिलता है आयल एम्स्टर्डम इनको दिखता है और ये डिसाइड करते हैं कि वहीं जाके एक हॉल्ट लेंगे और शिप में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी डैमेजेस हुए हैं, इनको सॉल्व करेंगे, रिपेयर करेंगे और फिर आगे की जर्नी हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ जर्नी। ऑफ कोर्स जब तक जिंदा है तब तक तो जर्नी चलती रहेगी, क्योंकि जब आपने डिसाइड किया होगा कि एक वर्ल्ड जर्नी पे जाना है तो डेफिनेटली ईजी तो नहीं रहा होगा।
एक जगह से गए 2 दिन में पहुंच गए, 3 साल की जर्नी है, सारे तरह के वेदर देखने हैं। 3 साल में कितनी बार वेदर चेंज होगा सोचो, 1 साल में 4 बार चेंज होता है, तो 3 साल में कितनी बार तो वेदर चेंज होगा, कितनी बार बारिश आएगी, तो ये तो सब इन लोगों को ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होगा ही। लेकिन ऐसी सिचुएशन में एक्चुअल पता चलता है कि आप कितने तैयार हैं, राइट। तो इन्होंने नेविगेट किया और पता लगाया कि 2 आइलैंड्स हैं जिसमें से एक है आयल एम्स्टर्डम, वहाँ जाके हमको रुकना है। ये भी ईजी नहीं था, बिकॉज इतने बड़े ओशन में छोटा सा आइलैंड ढूंढना इज़ नॉट ईजी, बट ही थॉट कि चलो करते हैं। सिचुएशन थोड़ी थोड़ी कंट्रोल में है, जनवरी 4 आ चुका है, 36 आवर्स हो गए थे इनको कंटिन्यूसली पंपिंग करते हुए। अभी क्या है, जनवरी 4 है, जनवरी 2 को वेव आई थी, स्टॉर्म आया था, और अभी क्या हो गया है, जनवरी 4 आ गई है। कुछ नहीं खाया है लोगों ने 2 दिन से, जनवरी 2 के बाद से। लेकिन अभी मैरी को कुछ चीज़ें खाने को मिलती हैं। क्या क्या दिख जाता है उसको, एक तो उसको बिस्किट्स दिख जाते हैं, क्रैकर बिस्किट्स, और कुछ कोन्ड बीफ मिल जाता है उसको। तो ये सारी चीज़ें वो लोग डिसाइड करते हैं कि चलो बैठते हैं, थोड़ा सा क्या है अपना खाना खा लेते हैं। तो 2 दिन में पहली बार ये लोग थोड़ा बहुत खाते हैं और रिलैक्स्ड फील करते हैं, क्योंकि सिचुएशन ख़राब नहीं है। वेव की वजह से डैमेज हुआ है शिप में, लेकिन तूफान अभी थम चुका है, नॉर्मल वेदर हो चुका है। अब क्या होता है, अब 4 PM पे, जनवरी 4 के 4 PM पे ब्लैक क्लाउड्स फिर से दिखाई देने लगते हैं। मतलब सेम सिचुएशन जो 2 जनवरी को थी, फिर से, क्योंकि है तो उसी ओशन में अभी भी, तो ये तो होना ही है। वो लोग फिर से देखते हैं कि फिर से वैसी ही सिचुएशन आ रही है जैसी 2 जनवरी को थी। सो ब्लैक क्लाउड्स बिगैन बिल्डिंग अप अगेन अंटिल नेक्स्ट डे, दूसरे दिन तक, मतलब जनवरी 5 तक ब्लैक क्लाउड्स इनको दिखाई देते हैं, राइट। इवनिंग जाती है, नाइट आती है, मॉर्निंग तक वो देखते हैं कि सेम ऐसे ही हुआ जा रहा है। अब राइटर जो है फिर से, नरेटर जो है वो फिर से इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं, जोनाथन के रूम में जाते हैं, उससे पूछते हैं बेटा तुम ठीक हो, आर यू ऑल राइट, क्या है। जोनाथन उनको पूछता है कि डैडी टेल मी वन थिंग, आर वी गोइंग टू डाई, क्या हम मरने वाले हैं। फिर जो नरेटर है उसको बोलते हैं कि नहीं नहीं, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, और कैसे भी करके हम अपने आप को बचा ही लेंगे। जोनाथन बहुत ब्यूटीफुल लाइन बोलते हैं जो इस चैप्टर का टाइटल बन जाता है। जोनाथन बोलते हैं, जॉन बोलता है, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी आर बींग टुगेदर, वी आर नॉट गोइंग टू डाई इफ़ वी आर बींग टुगेदर। हम मरेंगे नहीं अगर हम साथ हैं। हमारा सपोर्ट है आपके पास में डैडी, मम्मी का, मैरी का, मेरा, सिस्टर का, एंड बोथ ऑफ देम जो क्रू मेंबर्स हैं, हम साथ हैं, एंड वी विल नॉट डाई अगर हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। यहाँ से जो नरेटर है उसको और ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट मिलता है अपनी फैमिली का। तो एंड जब होगा ना चैप्टर का, तो वो एक्चुअली इन सब चीज़ों को मिस कर रहे होंगे, फिर से रिकॉल कर रहे होंगे और बोलेंगे कि देखो मेरी बेटी जो परेशान थी, उसका हेड इंजर्ड था, मैंने उसको पूछा भी था आर यू ओके, शी सेड कि हाँ डैडी आई एम फाइन, यू टेक केयर ऑफ द अदर थिंग्स। मेरा बेटा इतना छोटा सा 6 years का, एंड ही इज़ टेलिंग मी दैट अगर हम साथ हैं तो वी आर नॉट गोइंग टू डाई। तो ये इमोशनल सपोर्ट नरेटर को बहुत ज़्यादा और ज़्यादा इनकरेज करता है कि कैसे भी करके यहाँ से सेफली निकलना है। ठीक है, अब उस इवनिंग में क्या होता है, दैट इवनिंग 5th को इवनिंग में क्या होता है, द नरेटर एंड हिज वाइफ सेट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स रियलाइजिंग दैट देयर एंड वाज वेरी नियर। क्योंकि ये सब कुछ अप्रोच कर चुके हैं, देख चुके हैं, इनको समझ नहीं आता है कि कैसे यहाँ से निकलना है, फिर से तूफान आएगा, फिर से वेव आएगी, इस बार तो हो सकता है कि हम डूब ही जाएं। ऑल्दो ये सोचते तो हैं कि कैसे भी करके अगर हम ये जो आइलैंड है इसको ढूंढ लेते हैं तो वहाँ पहुँच जाएंगे, लेकिन वहाँ पहुँच पाएंगे क्या, ये भी एक क्वेश्चन होता है। नेविगेशन सही होगा क्या, इनको ये भी नहीं एग्जैक्टली क्लियर होता। ये बोलते हैं अपने क्रू मैन को कि आप 185 टर्न कर लो शिप को, और अगर पॉसिबल हुआ तो 5 PM तक हम लोग 6 जनवरी को पहुंच जाएंगे आइलैंड तक। लेकिन ये श्योर नहीं होते, क्योंकि बोलते हैं, यहाँ पे लिखी हुई है ऑलरेडी ये वाली लाइन, जनवरी 6 को वी वर समवेयर इन 1,50,000 किलोमीटर्स ऑफ ओशन लुकिंग फॉर अ 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड। मतलब बोलते हैं कि हमारा जो सी का अगर आप सरफेस देखेंगे, एरिया देखेंगे, तो कितना है, 1,50,000 किलोमीटर है, और वहाँ हमको ढूंढना क्या है, 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड ढूंढना है। तो क्या ये पॉसिबल है? तो ये तो लक की बात है कि हमको वो आइलैंड मिल जाए और हम सेफली वहाँ पहुँच जाए, अदरवाइज हम इस सी में ऑलरेडी खो चुके हैं। ठीक है, ये सिचुएशन उनकी हो जाती है। तो दैट इवनिंग नरेटर एंड हिज वाइफ सेट टुगेदर होल्डिंग देयर हैंड्स एंड दे थॉट कि अब तो एंड आने ही वाला है, ऑलमोस्ट हमारा एंड आ ही गया है, और मुझे नहीं लगता कि अब हमें कोई भी बचा पाएगा।
ऐसे में जो स्यू है वो मतलब जो नैरेटर है वो जब चार्ट वगैरह देख रहा होता है, डिसाइड कर रहा होता है कि भाई कैसे वहाँ पे पहुँचना है, ऐसे में उनकी बेटी फिर से उनके पास आती है और एक ब्यूटीफुल सा हैंडमेड ग्रीटिंग कार्ड बना के लाती है और बोलती है कि डैडी यू आर द बेस्ट फादर इन द वर्ल्ड, वी हैव द बेस्ट फैमिली इन द वर्ल्ड एंड नो मैटर व्हाट वी आर गोइंग टू गेट आउट ऑफ ऑल दिस सेफली। हम बाहर कैसे भी करके क्या है निकल आएंगे एंड वी ऑल आर टुगेदर। तो फिर से बच्चे, छोटे छोटे बच्चे अपने फादर एंड मदर को कंसोल कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि कुछ खराब नहीं होने वाला है, हम लोग कैसे भी करके सेव हो ही जाएंगे। Now what happens? The narrator wakes up in the evening only to realize that they have reached the island nearly inhabited by 26 people। तो यहाँ तक आपको सब कुछ समझ आ गया। स्यू है, परेशान है, स्यू आती है, ग्रीटिंग दे के चली जाती है। जो नरेटर है वो बेचारा बहुत ज़्यादा अपसेट है। ऐसी अपसेट होते होते वो सो जाता है और उसको रियलाइज़ होता है शाम को 6 बजे वो उठता है और वो रियलाइज़ करता है। एक्चुअल में सुजैन एंड जोनाथन उसके पास आते हैं और बोलते हैं डैड कैन वी गेट अ हग, क्या हम एक हग ले सकते हैं? और नरेटर बोलता है कि वाई हग, बिकॉज मैंने तो कुछ नहीं किया और मुझे तो लगता है कि आइलैंड भी निकल गया होगा बिकॉज ऑलरेडी हम लेट हो चुके हैं। देन जॉन बताता है कि नो डैड यू हैव फाउंड दी आइलैंड, आपने आइलैंड को फाइंड कर लिया है एंड वी आर एक्चुअली इन एम्स्टर्डम राइट नाउ। आइलैंड जो है वहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं। ये जो एम्स्टर्डम है इसके लिए नरेटर बताते हैं कि यहाँ पे ओनली 26 पीपल होते हैं जो इस आइलैंड पे रहते हैं। बहुत ब्यूटीफुल आइलैंड है और बोलते हैं वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इसको नाम देते हैं क्योंकि ऑफकोर्स इसने इनकी जान बचाई है। यहाँ नहीं आए होते तो ओशन में अब तक इनका काम हो चुका होता। सो नरेटर जब उठते हैं तो वो देखते हैं इवनिंग में 6 बजे कि भाई हम क्या है यहाँ पे पहुँच चुके हैं आइलैंड पे एंड वो चैन की सांस वहाँ पे लेते हैं, डिसाइड करते हैं कि भाई अब सारे अमेंडमेंट्स हमको करने रहेंगे। एंड जो लास्ट पैराग्राफ है इस चैप्टर का, आपको यहाँ तक आई होप सब कुछ समझ आ गया होगा, क्लियर हो गई होंगी सारी चीज़ें। लास्ट चैप्टर पैराग्राफ जो है इस चैप्टर का वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है एंड फुल ऑफ अ लॉट ऑफ होप्स एंड डिज़ायर्स है। तो नरेटर बोलते हैं विद लैंड अंडर माई फीट अगेन, मतलब इतने दिनों से क्या था, पानी में थे ना, तो अभी बोलते हैं मेरे पैरों के नीचे फिर से ज़मीन थी आज। एंड माई थॉट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हर्बी, हर्ब को हर्बी बोलते हैं और बोलते हैं मेरी थॉट्स में पता है आज कौन कौन है, लैरी है, हर्ब है, चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर द डायरेक्ट स्ट्रेस, मतलब देख रहा हूँ लैरी और हर्ब को हंसते हुए, खुश होते हुए, इतना स्ट्रेस है फिर भी वो चीयरफुल है। मैं देख रहा हूँ मैरी को, अपने थॉट्स में मैं इमेजिन कर रहा हूँ मैरी को जो वहाँ व्हील पे खड़ी रही पूरे टाइम जब तक मैंने इंस्पेक्शन किया, मतलब वो भी सपोर्ट कर रही थी, वो भी ऑलरेडी ट्रेंड थी एंड वो भी सपोर्ट कर रही थी, तो वो कहाँ रही, व्हील पे खड़ी रही पूरे टाइम जब तक मैं क्या कर रहा था, उन क्रूशल आवर्स में इंस्पेक्शन कर रहा था, अमेंडमेंट्स कर रहा था। फिर किसको याद करता है, फिर बोलता है मेरा 7 ईयर ओल्ड गर्ल, उसको कोई परेशानी नहीं हो रही थी, उसकी नेक में इंजरी हो गई थी, उसके हैंड्स में इंजरी है, हाथ भी उसका कट गया था, उसकी बॉडी में पेन हो रहा था, हेड में पेन हो रहा था एंड शी वॉज सेइंग दैट आई एम फाइन, डोंट वरी डैड, मैं तो ठीक हूँ, आप अपना देखो। फिर बताते हैं कि उसकी जो प्रॉब्लम्स थी, उसकी जो इंजरीज थी वो पता है कैसे सही हुई, 6 माइनर ऑपरेशंस हुए थे उसके, तब जाके वो सही हुई। एंड देयर वॉज सम सिनारियो जिसमें क्या करना पड़ा था, उसके ब्लड क्लॉट्स को निकालना पड़ा था, रिमूव करना पड़ा था ब्लड क्लॉट्स को, उसकी स्किन एंड स्कल के बीच में जो ब्लड क्लॉट्स थे सर में, उनको निकालने के लिए 6 माइनर इंजरीज हुई, ऑपरेशंस कराने पड़े थे। फिर भी वो गर्ल उस दिन इतना स्ट्रॉन्ग फील करा रही थी और बोल रही थी डैड आई एम ओके, मैं ठीक हूँ, आप क्या करो अपना ख्याल रखो, राइट। फिर बोलते हैं मैं अपने 6 ईयर ओल्ड बॉय को भी याद कर रहा हूँ जो बोल रहा था आई एम नॉट अफ्रेड टू डाई, मुझे डर नहीं लग रहा है। तो पेरेंट्स से ज़्यादा तो बच्चे स्ट्रॉन्ग थे, राइट। एंड जो क्रू मैन्स थे वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, हमेशा कैसे थे, चीयरफुल थे एंड ऑप्टिमिस्टिक थे। ऑप्टिमिस्टिक क्या होता है, फुल ऑफ हाई होप्स, इन्हें डर नहीं लग रहा था, ये फुल ऑफ हाई होप्स थे ऑल द टाइम कि हम कैसे ना कैसे इस प्रॉब्लम से निकल ही जाएंगे। फिर नरेटर बोलते हैं कि अगर आपके पास में ऐसा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो देन वाई वुड यू फियर ऑफ डाइंग, तुम डरोगे क्यों मरने से, राइट। सो दिस वॉज अ ब्यूटिफुल मैसेज गिवन इन दिस चैप्टर। मैंने जो एक्सप्लेनेशन आपको दी है आई एम श्योर छोटी छोटी चीज़ें भी उसमें क्लियर हो गई हैं, कोई भी डाउट्स डेफिनेटली आपके माइंड में अब नहीं होने चाहिए। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग देखेंगे इसके मेन क्वेश्चंस एंड आंसर्स, ठीक है। तो जितने चैप्टर में क्वेश्चंस हैं वो सारे मैं डिस्कस करूंगी, उसके आंसर्स आप लोगों को बताऊंगी। तो लिस्ट द स्टेप्स टेकन बाय द कैप्टन, मैंने आपको इसीलिए वो चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की थी उस टाइम पे कि कैप्टन ने क्या क्या चीज़ें की स्टॉर्म से बाहर निकलने के लिए।
इसीलिए की थी ताकि हम आंसर्स में भी उनको अच्छे से लिख सकें। तो टू प्रोटेक्ट द शिप व्हेन रफेस्ट वेदर बिगिन, जो वेदर है रफ वाला एट्रोशियस वेदर स्टार्ट हुआ तो क्या क्या किया गया था। सो आंसर आपके सामने ये रहा, आपको ऑलरेडी याद हो गया होगा, मैं ऑलरेडी वहाँ पे भी रिपीट की हूँ कई बार। क्या किया था, सिंस द नरेटर स्पेंट हिज पास्ट 16 ईयर्स होनेंगे सी फारिंग स्किल्स। देखो किसी भी क्वेश्चन को, कोई भी क्वेश्चन अगर आपका आता है उसको सीधा सीधा आंसर नहीं देना होता। आप दुनिया भर के वेबसाइट्स पे जाएंगे और हर जगह सेम आंसर आपको मिलेगा, आपको उनको ऐसे नहीं लिखना है, आपको पहले बनाना है कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, एक कॉन्टेक्स्ट बनाओ कि एग्जैक्टली वो सिचुएशन आई कैसे, अगर वो सिचुएशन ऐसी आई तो इतना स्मार्ट कैसे था कैप्टन कि वो उसने सारी चीज़ें सॉल्व की। ये जब आप उसमें लिखेंगे तो एक कॉन्टेक्स्ट के साथ आप आंसर लिख रहे होंगे। ठीक है, तो आपको वहाँ बताना है कि सिंस द नरेटर स्पेंट हिज पास्ट 16 ईयर्स होनिंग सी फारिंग स्किल्स। मैं चाहती तो यहाँ पे वाइफ भी लिख देती, मैंने नहीं लिखा क्योंकि एक्चुअल में क्वेश्चन में पूछा गया है कि कैप्टन ने क्या स्टेप्स लिए थे, राइट। तो कैप्टन के हिसाब से ही फिर मैंने इस आंसर को लिखा है। तो क्या किया था उसने, सिंस द नरेटर स्पेंट हिज पास्ट 16 ईयर्स होनिंग ए सी फारिंग स्किल्स ही वाज ऑल प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट वेदर कंडीशंस। वो प्रिपेयर्ड था पहले से ही कि उसको क्या करना है। तो उसने क्या किया, टू प्रोटेक्ट द शिप। तो यहाँ से हमने अपना आंसर शुरू किया, टू प्रोटेक्ट द शिप। स्टार्टिंग में बता दिया कि वो प्रिपेयर्ड था, अब लिखेंगे टू प्रोटेक्ट द शिप अगेंस्ट द स्टॉर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल द कैप्टन स्लोड डाउन द शिप बाय ड्रॉपिंग द स्टॉर्म जिब। सबसे पहले उसने क्या किया, स्टॉर्म जिब को ड्रॉप किया, स्लो करने की कोशिश की। एंड टाइड हैवी मोरिंग रोप इन अ लूप अक्रॉस द स्टर्न। देखो ये एज इट इज आप कीवर्ड ले लो क्योंकि इनको लिखने में आपको क्या है आसानी होगी। फिर भी ना समझ में आए तो बोल देना कि टू स्लो डाउन द शिप ही टाइड द शिप विद अ हैवी मोरिंग एंड ड्रॉप्ड it in the water so that he can slow down the ship, the speed of the ship। ऐसे भी लिख सकते हैं लेकिन कीवर्ड लिख दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दे मेड श्योर, उन्होंने कोशिश की, इस चीज़ का ध्यान रखा दैट एवरीथिंग इज डबल फास्टन, डबल टाइड, डबल लैश्ड, डबल फास्टन, हर चीज़ को डबल डबल बांध दिया जाए। वेंट थ्रू देयर, और क्या किया इसके बाद में, दे वेंट थ्रू देयर लाइफ राफ्ट ड्रिल। लाइफ राफ्ट ड्रिल से गए मतलब अपनी लाइफ लाइन को बांध लिया था और उन्होंने बोट्स वगैरह देख ली थी कि कैसे कैसे उतरना रहेगा इन केस पानी भर जाता है शिप में। तो और उन्होंने क्या किया, सो दैट दे कैन प्रोटेक्ट अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग सी वेव्स, जिससे कि वो क्या कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग सी वेव से बच सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से आप अपना आंसर फॉर्म करेंगे। आई थिंक दिस इज इनफ बताने के लिए कि कैप्टन ने क्या क्या स्टेप्स लिए, क्योंकि जो सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का उसमें पूछा गया है टू प्रोटेक्ट, टू चेक द फ्लडिंग ऑफ द वाटर इन द शिप। उसने क्या क्या किया, जब वो चेक करने गया था तो उसने क्या क्या किया ये भी आपको बताना है। So, despite the fact that the ship wave walker was all equipped with necessary tools before embarking for the toughest voyage around the world। देख रहे हो ये पूरी लाइन कितनी ब्यूटीफुली मैंने कॉन्टेक्स्ट को सेट करके दिया है। जबकि ये जो वेव वॉकर था इसको इक्विप्ड किया गया था, बनाया इस तरह से गया था कि हर वो टूल जिसकी ज़रूरत पड़ेगी, चाहे वो कंपस हो, चाहे वो रेडियो कॉल्स हो, नेविगेशन के लिए डायरेक्शंस की ज़रूरत हो, पंप आउट, वाटर को पंप आउट करने के लिए पंप्स की ज़रूरत है, जो भी चीज़ें की ज़रूरत थी यहाँ पे थी ऑलरेडी। तो मैंने कॉन्टेक्स्ट बनाया है डिस्पाइट द फैक्ट, इस बात के बावजूद दैट द शिप वेव वॉकर वाज ऑल इक्विप्ड विद नेसेसरी टूल्स, नेसेसरी टूल्स की थे इसके अंदर, बिफोर एम्बार्किंग, एम्बार्किंग मतलब शुरू करने से पहले, फॉर द टफेस्ट वॉयेज अराउंड द वर्ल्ड, इट फेस्ड स्ट्रॉन्ग डैमेज इन द इंडियन ओशन। इसने क्या फेस किया, स्ट्रॉन्ग डैमेज इसको इंडियन ओशन में, सदर्न इंडियन ओशन में हुआ। The entire ship was flooded with water, सारा जो शिप है वो पानी से भर गया था। To which द कैप्टन एंड क्रू मैन रिस्पॉन्डेड वेरी ब्रेवली। लेकिन इस सबसे क्या किया, वो लोग डर गए थे क्या, नहीं, दे रिस्पॉन्डेड वेरी ब्रेवली, बहुत ब्रेवली इन्होंने इसका रिस्पॉन्ड किया। लैरी एंड हर्ब स्टार्टेड पंपिंग आउट वाटर, लैरी एंड हर्ब ने क्या किया, पंप आउट करना शुरू कर दिया पानी को। वो लोग देख रहे हैं ना कि कैसे बचाना है शिप को, तो पंप आउट करना स्टार्ट कर दिया। द कैप्टन स्ट्रेच्ड कैनवास एंड पुट वाटर प्रूफ हैच कवर्स अक्रॉस द गेपिंग होल्स। तो उन्होंने क्या किया था, एक जो कैनवास होता है उसको लिया, सारे हैच को वाटर प्रूफ किया,
पानी ना निकले, और जितने भी होल्स हैं उनके अंदर भी कैनवास को स्टेपल किया। वो हैमर और स्क्रू लेके आए थे स्पेशली ये सारी चीज़ों को करने के लिए। तो ये सारे अमेंडमेंट्स किए जिससे कि पानी शिप के अंदर ना भरे, ये किया। दे immediately found out that the hand pumps were blocked due to the debris floating on the water। उन्होंने देखा कि जो debris है उसकी वजह से पंप्स हैं वो ब्लॉक हो गए हैं। So the narrator recalled, narrator को याद आया that he has another electric pump, so they continued it। सो दे कनेक्टेड इट, उन्होंने कनेक्ट किया इसको एक पाइप से एंड रीस्टार्टेड पंपिंग आउट द वाटर। रीस्टार्ट कर दिया पंप आउट करना। आप बोल सकते हो स्टार्टेड पंपिंग आउट द वाटर अगेन, या आप बोल सकते हो रीस्टार्टेड पंपिंग आउट द वाटर, दोबारा से पानी को बाहर निकालना शुरू कर दिया। सो दैट इज गोइंग टू बी द आंसर। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेके रखा करो इनके। एंड वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। चैप्टर को पढ़ने के बाद में ध्यान रखना कुछ कुछ कीवर्ड्स को यूज़ कर लेना, बाकी का अपने मन से भी लिख सकते हो। जैसे जो जो कीवर्ड्स आपको दिख रहे हैं वो ऑलरेडी चैप्टर के हैं जो मैंने इसमें डाले हुए हैं, बाकी खुद से लिखा है। कॉन्टेक्स्ट है जैसे वो खुद से लिखा है। इस आंसर में अगर आप देखोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक का सिर्फ कॉन्टेक्स्ट है। यहाँ से मैंने शुरू ही नहीं किया था आंसर एक्चुअल में देना, पहले कॉन्टेक्स्ट बनाया है, फिर बताया है कि क्या क्या चीज़ें की थी, फिर मैंने लिखना शुरू किया है कि लैरी एंड हर्ब ने क्या किया, स्टार्टेड पंपिंग आउट वाटर एंड दिस इन दैट, सब कुछ उन्होंने किया। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क्राइब द मेंटल कंडीशन ऑफ वॉयेज अराउंड 4 and 5 जनवरी। तो आपको पता होना चाहिए कि 4 जनवरी को उनकी सिचुएशन कैसी थी और 5 जनवरी को उनकी सिचुएशन कैसी थी। तो अगर आपको याद होगा 2 जनवरी को वेव आई थी एंड 3rd 4th तक वो इससे रिकवर कर पाए थे, राइट? सो ऑन January 4th दे ऑल वर एग्जॉस्टेड आफ्टर 36 आवर्स ऑफ पंपिंग वाटर। तब से लेके 4th of January तक 36 आवर्स हो गए थे वाटर पंप करते करते, पानी बाहर निकालते निकालते, एंड वो क्या थे, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए थे, थक गए थे। दे न्यू दैट नाउ दे आर आउट ऑफ डेंजर, सो दे रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल एंड हैड देयर फर्स्ट मील इन 2 days। अब उनको इतना पता चल गया था कि पानी निकालना है बाहर और शिप चलती जाएगी, डैमेज हो गया है, आइलैंड पे जाना पड़ेगा, लेकिन एटलीस्ट अभी हम आउट ऑफ डेंजर तो हैं, नॉट फुली बट एटलीस्ट, क्योंकि तब तक दूसरी वेव आनी शुरू नहीं हुई थी। जो दूसरा तूफान आया था 5th को, वो तब तक आया नहीं था। बट देयर हैप्पीनेस वॉज शॉर्ट लिव्ड। 4 बजे क्या हुआ, ब्लैक क्लाउड्स फिर से दिखने लगे। They started feeling clouds started building up again and the situation on January 5 was same। Situation January 5 को same हो गई थी, मतलब कि जो 2nd को थी वही 5th को हो गई थी। They all accepted their approaching death with great mental pressure। मतलब अब उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि अब हम सब लोग मरने वाले हैं। तो 4th और 5th को आप चेंज देखोगे उनके एनवायरमेंट में। 4th को वो थोड़े से रिलैक्स थे और 5th को वो और ज़्यादा टेंशन में आ गए थे, क्योंकि फिर से ब्लैक क्लाउड्स बनने शुरू हो गए थे। क्लाउड्स नहीं थे, बेसिकली क्या था, खराब मौसम था। नाउ डिस्पाइट द शिफ्ट इन द नरेशन, डिस्क्राइब द शिफ्ट इन द नरेशन ऑफ द इवेंट्स एज इंडिकेटेड इन द 3 सेक्शन ऑफ द टेक्स्ट। अच्छा, ये मैंने बहुत बड़ा आंसर लिखा था, मुझे याद है, ये भी है इसमें, हाँ राइट, बहुत ब्यूटीफुली आंसर लिखा है मैंने। ये आपको 3 सेक्शंस के बारे में बताना है और जो राइटर है इनके मूड के बारे में बताना है, कैसे कैसे डायरेक्शन शिफ्ट किया है इन्होंने अपनी राइटिंग का। फर्स्ट सेगमेंट में खुश थे, सेकंड सेगमेंट में बहुत ज़्यादा दुखी थे, थर्ड सेगमेंट में ग्रेटिट्यूड फील कर रहे थे। ग्रेटिट्यूड मतलब सबको बोल रहे हैं कि देखो, मतलब हमारे सपोर्ट से हम बच गए, तो वो वाला सेक्शन है। ठीक है, तो इन सबका नाम दिया है मैंने और अकॉर्डिंगली इसको डिस्क्राइब किया है। सो गिव अ सूटेबल टाइटल टू ईच सेक्शन। हर सेक्शन को एक नाम देना है और जो शिफ्ट है उनके मूड में, इवेंट्स में, उसके बारे में बताना है। अब मैं पहले कॉन्टेक्स्ट सेट करूँगी और फिर लिखना शुरू करूँगी। तो मैंने क्या बोला, The 3 sections described in the chapter gives a changed picture of narrator's mood। narrator का जो मूड है, ऐसा मूड नहीं, खुश और दुखी वाला मूड नहीं, जो जैसे जैसे सिचुएशंस आती जा रही हैं उस हिसाब से उसका जो मूड बनता जा रहा है, जो जिस तरह से वो डिस्क्राइब करता जा रहा है चीज़ों को, वो वाला मूड। ठीक है, तो वो चेंज पिक्चर है, मतलब बार बार चेंज हो रहा है वो। 3 सेक्शंस में हमने उसको डिवाइड किया है। तो सेक्शन 1, फर्स्ट सेक्शन में हम बोलेंगे द चीयरफुल जर्नी। इस टाइम पे नरेटर बोलता है कि उसका शिप कैसा है, क्यों उसने डिसाइड किया जाना, किससे इंस्पायर, जेम्स कुक से इंस्पायर हुआ है, कैसे उन्होंने 16 ईयर्स की प्रैक्टिस की है, अ लॉट ऑफ थिंग्स वो लोग डिस्कस करते हैं, है ना। और फाइनली डिसाइड करते हैं कि हम लोग क्या करने वाले हैं, इस जर्नी पे जाने वाले हैं। फिर ये भी बोलते हैं कि उनकी साउथ के अफ्रीका से केप टाउन की जो जर्नी थी वो भी अच्छी है। तो ये पहला सेगमेंट हो गया।
तो इसमें क्या हुआ, हम इसको बोलेंगे द चीयरफुल जर्नी, और हम बोलेंगे द चीयरफुल जर्नी डिस्क्राइब्स अ पीसफुल जर्नी फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड टू 3500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन, अफ्रीका तक ये लोग जाते हैं. सो द नरेटर इज हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट टू कंप्लीट हिज जर्नी पीसफुली. ये वाला पहला सेगमेंट था, हैप्पीली इन्होंने कर लिया. सेकेंड सेक्शन को हम नाम देते हैं द ड्रेडफुल जर्नी, मतलब अब तो इनकी आफत आ गई. दिस डिस्क्राइब्स द फाइटिंग स्पिरिट ऑफ एंड स्ट्रॉन्ग विल ऑफ द नरेटर. इसकी फाइटिंग स्पिरिट थी, ऑलमोस्ट मरने वाला होता है से सब लोगों को बचाने तक की जो स्पिरिट, जो जर्नी, मेंटल प्रेशर इसने फेस किया है, वो स्ट्रॉन्ग विल यहाँ पे हमको नरेटर के बारे में पता चलती है. एज द वेदर डिटेरियोरेट्स, जैसे जैसे वेदर खराब होता है, बेकार होता जाता है, दे फेस जाइगेंटिक वेव्स एंड स्टॉर्म. वो फेस करते हैं बहुत बड़ी बड़ी लहरें और स्टॉर्म को फेस करते हैं, लेकिन इसको ऑप्टिमिस्टिक वे में फेस करते हैं और सोचते हैं कि भाई जब तक है जान लड़ते जाना है. दे टेक प्रिकॉशंस टू सेव देमसेल्व्स एंड स्ट्रगल विद द डिजास्टर. इस जो भी प्रॉब्लम्स थे उसके साथ में वो फेस करते हैं. अब आता है आपका थर्ड सेक्शन. थर्ड सेक्शन को हमने नाम दिया है अ रे ऑफ होप. फाइनली जब वो आइलैंड पे पहुंच जाते हैं या पहुंचने वाले होते हैं, एक रे ऑफ होप उनको दिखाई देती है और वो सोचते हैं कि नहीं नहीं यार, आज तो कुछ तो होगा जो हम बच जाएंगे. सो the third section results in confidence and relaxation after a dreadful night when the narrator finds that they have rode out the storm and by evening they sighted the Amsterdam Island. तो बेसिकली होता क्या है, जो हमारे नरेटर हैं वो बड़े एकदम से खुश हो जाते हैं जिस टाइम वो नोटिस करते हैं कि हाँ अब एक क्या आने वाला है, आइलैंड आने वाला है और इस आइलैंड में हम लोग क्या है, बच जाएंगे. ठीक है. सो अ रे ऑफ होप मैंने इसको नाम दिया है और मैंने बोला है द थर्ड सेक्शन अ रे ऑफ होप रिजल्ट्स इन द कॉन्फिडेंस एंड रिलैक्सेशन. यहाँ पे जो पॉइंट्स है वो है कॉन्फिडेंस एंड रिलैक्सेशन का. वहाँ पे क्या था, पीसफुल जर्नी थी तो वो कैसे थे, खुश थे. और यहाँ पे क्या था, फाइटिंग स्पिरिट एंड स्ट्रॉन्ग विल ऑफ द नरेटर के बारे में हमें यहाँ पे पता चलता है इस वाले सेक्शन में. ठीक, क्लियर हो गया. सो आफ्टर अ डेडफुल नाइट व्हेन द नरेटर फाइंड्स दैट दे हैव रोड आउट ऑफ द स्टॉर्म एंड बाय इवनिंग दे साइटेड द एम्स्टर्डम आइलैंड, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं. ऑलराइट, सो दिस इज़ योर होमवर्क. ये क्वेश्चन आपको मुझे कॉमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है. मेरा क्वेश्चन आपसे है, आपको मुझे बताना है हाउ मेनी पीपल वर देयर इन द बोट एंड नेम देम. कितने टोटल थे, काउंट करके बताना है, नंबर लिखना है और सबका नाम लिखना है. रिलेशन बता सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है. ये वाला जो आंसर है आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, जिससे मुझे पता चल जाएगा किस किस बच्चे ने ये वीडियो एक्चुअली पूरा देखा है और आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया है या नहीं आ गया है. नेक्स्ट आपको कौन सा चैप्टर चाहिए मुझे जल्दी से आप कॉमेंट सेक्शन में बता दो. जो भी आपके एग्जाम में आने वाला होगा मैं कोशिश करूँगी उसी का वन शॉट आपको बना के दे दूँ. ठीक है, चलो. सो बाय एवरीवन, टेक केयर. इट वाज एक्चुअली अ लॉन्ग सेशन बट चैप्टर बड़ा था तो आपको पूरा समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था. एंड आई विल मीट यू अगेन इन द नेक्स्ट वन शॉट वीडियो. बाय एंड टेक केयर एवरीवन.